हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे पार्ट 6 ऑफ आर सुपर पूल क्वेश्चंस। ठीक है, ये लेसन नंबर 26 होगा और ऑलमोस्ट 25 लेसन अब कंप्लीट हो चुके हैं। एसबीआई क्लर्क का मेंस बिल्कुल पास में है, तो आज के जो सेशन में आप क्वेश्चंस देखोगे वो टारगेटिंग टू स्पेशली एसबीआई क्लर्क मेंस होगा। उसके लेवल को ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चंस आज मैंने बनाए हैं और एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं पहले डिस्कस करूंगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में एज होमवर्क दिया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। कुछ कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस भी लाया हूं, 3 क्वेश्चंस, कुछ डिमांड आ रही थी बहुत से स्टूडेंट्स की, तो ये क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं आने के लिए। कॉज इफेक्ट के एक एजम्पशन का क्वेश्चन है और होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट्स में इसमें कुछ एम्बिग्यूटी बताई है। क्या एम्बिग्यूटी आ रही है वो मैं बताता हूं आपको। एक जब सिंगल प्रीमाइस दिया होता है तो आपको मैंने कुछ सेशंस पहले, अगर आपने इन्फ्रेंस का मेरा एक सेशन देखा होगा, तो वहां पर मैंने बोला था सबसे ज्यादा एम्बिग्यूटी वहां पर आ जाती है जहां पर हमारे पास प्रीमाइसेस इमेजिन हमें करने पड़ेंगे, यानी कि वहां पर मिसिंग प्रीमाइसेस होंगे। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए, क्यों हुए उसका भी रीजन अभी हम देंगे बहुत ही क्लियरली, और ये क्लियरली मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रीमाइसेस हैं जो यहाँ मिसिंग है। मिसिंग कंक्लूजन भी है यहाँ पर, और कुछ एक आध ऐसे प्रीमाइसेस हैं जो कि बिल्कुल मिस्ड हो चुके हैं। इसकी वजह से जो इन्फरेंसेस हैं वो बहुत सारे निकल के आएंगे, और डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे हम, जैसे हमेशा हम करते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सिचुएशन इज गिवन फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स दैट थ्रो मोर लाइट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। यू हैव टू take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts। आपको ये मान के चलना है कि जो फैक्ट्स दिए हैं वो सही हैं, सत्य हैं, इवन अगर वो आपके जो नोन फैक्ट्स यानी आपकी जो इमोशनल सेंस है, जो आपको नॉलेज पता है, उससे भी वेरी करते हो, फिर भी आपको इनको मान के चलना है। केयरफुली एनालाइज द सिचुएशन एंड चूज द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट्स एंड द सिचुएशन। ठीक है, चलिए अब हमें पता चल चुका है कि 5 स्टेटमेंट्स हमें दिए होंगे इस पैसेज के बाद, और ये एक 1 लाइनर पैसेज है। सिंपल एक प्रीमाइस दिया है और सारा कुछ इमेजिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, क्या ऐसे फैक्टर्स हुए होंगे, क्या क्या वर्ड्स इको कर रहे होंगे। हमें वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना होगा। ईच एंड एवरी वर्ड विल इको समथिंग, और वो हमें इमेजिन करना होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट से हायर लेवल पे है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस हमें बहुत ही क्लियर मिलेंगे। चलिए देखते हैं, पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। एज वन सेंटीनियंट वाइट मैन, देखिए यहाँ पे इको क्या हो रहा है, सेंटीनियंट वाइट मैन, ठीक है, सेंटीनियंट वाइट मैन बोल दिया आपने पहले। नोटेड एलोक्वेंटली ड्यूरिंग द मिनेसोटा बर्निंग। मिनेसोटा एक शहर है यूएस का। थोड़ी इमोशनल नॉलेज के थोड़ा सा हमें यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ सकता है अपने इमोशनल नॉलेज का। ड्यूरिंग द मिनेसोटा बर्निंग, यहाँ पर किसी शहर के जलने की बात हो रही है, ठीक है, और एक वाइट मैन की बात हो रही है जिसने कुछ कहा है। क्या कहा है वो पढ़ेंगे अब। जॉर्ज फ्लॉयड वॉज किल्ड बिकॉज अ स्टोर कीपर कॉल्ड द कॉप्स व्हेन ही नोइंगली और अननोइंगली ट्राइड टू पे विद अ फेक $20 बिल। जॉर्ज फ्लॉयड एक ऐसा आदमी है जिसकी मौत हो चुकी है, जो मर चुका है। क्यों? क्योंकि एक स्टोर कीपर था जिसने पुलिस को बुला लिया सिर्फ इस बात पर कि जिस बंदे ने पैसे देने की कोशिश करी $20, वो नोइंगली था या अननोइंगली था, उसको भी शायद नहीं पता था। उसने ट्राई किया पे करने का पैसा एक फेक $20 से। अगर आप किसी को फेक करेंसी दोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आप, अगर लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आप एक क्राइम कर रहे हो, आप फेक करेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना पड़ेगा कि आपको पुलिस बुलानी पड़े। आप उस बंदे को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्या उससे पूछ नहीं सकते कि वो नोइंगली कर रहा है कि अननोइंगली कर रहा है, कि आपको तुरंत पुलिस बुला लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि स्टोर कीपर ने जॉर्ज फ्लॉयड को $20 का फेक डॉलर पैसे देने की वजह से उसको पुलिस को वहाँ बुला लिया। फॉर हिम द वाइट मैन, फिर से यहाँ वाइट मैन श्योर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कुछ वाइट मैन की बात की जा रही है। फॉर हिम द वाइट मैन द एपिसोड वुड बी अ फनी स्टोरी ही रिलेट एट अ पार्टी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल एक फनी स्टोरी है। एक आदमी मर जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो $20 का करेंसी चलाने की कोशिश कर रहा था जो कि फेक है। क्या एक आदमी की क्या सजा ये मौत हो जानी चाहिए?
क्या उसको उतना ही पनिशमेंट मिलना चाहिए था? जी नहीं, उसकी पनिशमेंट कुछ और होती, पर उसकी पनिशमेंट क्या मिली उसको? वो मर गया। अगर आप एक छोटी मोटी चोरी करते हो या कुछ करते हो तो क्या आपको मौत की सजा होनी चाहिए? ऐसा तो कहीं मैंने किसी लॉ में नहीं देखा है, पर ऐसा एक फनी स्टोरी, एक फनी इंसिडेंट हुआ है। और यहाँ बार बार इको हो रहा है। क्या? 2 बार इको हुआ है। ऑथर ने 2 बार इको क्या किया है? वाइट मैन। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा आप वाइट की यहाँ बात कर रहे हो, यहाँ किसी ब्लैक की बात तो हुई नहीं। पर क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वाइट का उल्टा एक ब्लैक होता है? क्या यहाँ पर अपने इमोशनल सेंस से ये नहीं सोच सकते कि क्यों बार बार व्हाइट मैन यहाँ दिया जा रहा है? ऑफकोर्स कुछ डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ऑफकोर्स यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक्स के बीच की कुछ बात हुई होगी। व्हाइट के अलावा तो ब्लैक ही ऑप्शन में आएगा। क्या हो सकता है डार्क शेड में कुछ भी हो सकता है, ब्राउन भी हो? ऑब्वियस ही बात है कि जब आपको यहाँ पर इको होता हुआ दिखेगा व्हाइट मैन, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर ब्रैकेट में व्हाइट मैन दिया, यहाँ ब्लैक नहीं लिख सकते, आपको पता है? अगर हम यहाँ ब्लैक लिख देंगे तो ये एक, अगर हम अमेरिका में होते तो इस पे हम पे एक्शन हो सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है, हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्शंस हो सकते हैं। तो इसीलिए ब्लैक्स का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। आप ब्लैक को ब्लैक नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं। और ऑथर ने एकदम सेफ होते हुए अपने आप को सिर्फ एक ऐसी बात बिना कहे बोल दी आपको, जिसको आपको एक लीडिंग क्वेश्चन की तरह लेना था। आपको ये समझना था कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या इको करना चाह रहा है। वो ये बताना चाह रहा था कि क्यों ये एक फनी स्टोरी है। क्यों? क्योंकि वो एक वाइट मैन है, उसके लिए तो ये फनी स्टोरी है, लेकिन एक आदमी मरा है और हो सकता है वो ब्लैक हो, इसी वजह उसके लिए वो फनी स्टोरी है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे एक मिसिंग प्रीमाइस है बहुत बड़ा कि जॉर्ज फ्लॉयड वॉज अ ब्लैक अफ्रीकन लिविंग इन अमेरिका विच वॉज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द कॉप्स। उसने एक सिर्फ $20 का फेक डॉलर करेंसी यूज करने की वजह से उसको पुलिस ने घेर लिया और वो मर गया वहां पर। उसको इतनी ज़्यादा ज़ोर से स्टैप कर दिया गया नीचे की तरफ गिरा करके कि वो ब्रीथ नहीं कर पाया, वो मर गया। इट्स अ फनी स्टोरी फॉर अ वाइट मैन, ये ऑथर कहना चाह रहा है। अब मिसिंग प्रीमाइस हमें समझ में आ गया क्या है? जो कुछ मैंने अभी बोला, शायद मेरी बातों को आप इमोशनल सेंस से भी, यही क्रिटिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको अपने इमोशनल सेंस से बहुत सारे मिसिंग प्रीमाइसेस यहाँ फिट करने होंगे। ठीक है? सिर्फ एक प्रीमाइस जहाँ दिया होगा वहाँ बहुत सारी संभावनाएं हो जाएंगी, और आपको जो सबसे क्लोजेस्ट संभावना, सबसे ज़्यादा जिसका इंडक्शन होगा 80 to 90%, उसको पिक करना है। ठीक है? मिसिंग प्रीमाइस वाले क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, और मिसिंग कंक्लूजन वाले भी, जहां पर कंक्लूजन दिया ही नहीं होगा। आपको सारे प्रीमाइसेस का सपोर्ट देखना होगा कि वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि यहाँ तो ब्लैक दिया ही नहीं है, जॉर्ज फ्लॉयड ब्लैक कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि नहीं लिखा है, और वो लिख भी नहीं सकते थे आप। लेकिन एक मिसिंग प्रीमाइस तो हो सकता है ना, एक आर्ग्यूमेंट में मिसिंग प्रीमाइस हो सकता है। ठीक है? इनके लिए कुछ भारी भरकम शब्द होते हैं, लेकिन वो अभी मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। चलिए ठीक है, हम देखेंगे ऑप्शंस, क्या इन्फर हो सकता है यहाँ से। ठीक है? तो हम देखेंगे ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। सोशल इनजस्टिसेस आर प्रिविलेंट एट अ फास्टर पेस इन अमेरिका। क्या ऐसा है? क्या सोशल इनजस्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है अमेरिका में? क्या हम ये देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर इन्फर होता हुआ दिख रहा है कि सोशल इनजस्टिसेस जो हैं बिल्कुल होते हुए दिख रहे हैं। आप एक $20 का फेक करेंसी अगर आप चलाने की कोशिश करो, और अगर आप ब्लैक हो, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार भी हो सकता है कि आप जान से हाथ धो बैठो। बिल्कुल ये हमें दिखा है, ये हमें क्लियरली दिखा है अभी तक। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स। बिल्कुल, एक वाइट मैन उसकी फनी स्टोरी बता रहा है जब मिनेसोटा में बवाल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर आगजनी हुई इस बात को लेकर के कि एक ब्लैक को आपने इसलिए मार दिया जान से, आपने इस बात का भी केयर नहीं किया कि उसकी सांस नहीं आ रही है, और उसको स्टैप करके मार दिया जस्ट बिकॉज उसने एक फेक $20 का करेंसी चलाने की कोशिश करी। ठीक है? ऑब्वियस बात है, कुछ ट्रीटमेंट में डिफरेंसेस हैं ब्लैक और वाइट्स के, ये भी हमें इमेजिन करना था। ठीक है? वाइट पीपल इंजॉय द सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक्स इन, ये तो बहुत ही सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं होगा इको हमारे पैसेज में। ऐसा होता है क्या? क्या वाइट पीपल इंजॉय करते हैं ब्लैक्स की सफरिंग्स को? ये तो बहुत ज़्यादा सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट होगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। हाँ, जब आप सोशल इनजस्टिस की बात करोगे तो देयर विल बी स्टार्क, ऑब्वियस बात है, जब डिफरेंस होगा ब्लैक और व्हाइट के बीच में तभी तो सोशल इनजस्टिस होगा। तो 1 और 2 तो इन्फर हो रहे हैं। ऑप्शन 4 देखते हैं। ब्लैक्स आर मोर लाइकली टू गेट पनिश्ड इन अमेरिका दैन दी वाइट्स फॉर एनी ऑफेंस। ये हमें दिखा, $20 का फेक करेंसी आप चलाने की वजह से आपके ऊपर पुलिस एक्शन हो चुका था और आपकी जान भी चली गई। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिल रही है अमेरिका में उन लोगों को। ये तो दिखा हमें क्लियरली, इको होता हुआ दिख रहा है, तो ये भी इन्फर होता हुआ दिख रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, नंबर 5 बोलता है अमेरिकन डिस्क्रिमिनेट लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ कलर।
जब अगर हम फोर्थ को इन्फर कर रहे हैं तो फोर्थ तो ऑटोमेटिकली फिफ्थ से फोर्थ ऑटोमेटिकली इन्फर करेगा फिफ्थ को। जब सोशल इनजस्टिस हो रहा है, हर तरफ आप सोशल इनजस्टिस कर रहे हो, ज़्यादा पनिश कर रहे हो ब्लैक्स को वाइट्स के कंपैरिजन में, हम तो यही बोलेंगे कि आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कलर। बिल्कुल, ये भी क्लियर इन्फर होता हुआ दिखेगा। वाइट मैन लिखा आपने, क्यों लिखा? वाइट मैन नहीं लिखते आप, तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बार बार आप वाइट मैन उसको लिख करके यही बताने की कोशिश कर रहे हो कि वहाँ पर कुछ ब्लैक्स या ब्राउन स्किन वाले बंदे भी रहते हैं और जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है। इमोशनल सेंस से हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है ब्लैक और वाइट के बीच में। ठीक है, चलिए, इसका मतलब 1, 2, 4 और 5 मेरे क्लियर आंसर होंगे। थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया मैंने सवाल को करने में, लेकिन मिसिंग प्रीमाइस था, बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के माइंड में, तो इसीलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। आंसर क्या होगा? कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, 1 इज़ द इन्फ्रेंस एंड 2 इज़ द इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन। जी नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 2 is the inference from the situation and 3 is the effect of the situation। जी नहीं। 3 is the assumption and 4 is the inference। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। 4th is the presumption and 5th is the course of action। जी नहीं। 1, 2, 4 and 5 are inferences। बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ई मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और हम बढ़ेंगे। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज हम। ये कुछ एजम्पशन का क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क मेंस की तरफ प्रोजेक्टेड है ये क्वेश्चन। तो पैसेज इज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स, चूज द वन विच कैन बी द करेक्ट एजम्पशन। यहाँ पे एजम्पशन पूछा गया है जिस पर ये पूरा का पूरा पैसेज फॉर्म हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो नींव पूछी गई जिस पर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है। चलिए ठीक है, हम पढ़ेंगे पैसेज। द कोविड-19 पैंडेमिक अराइव्ड व्हेन वी वर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों है? यहाँ भी एक मिसिंग प्रोमाइस या मिसिंग कंक्लूजन होगा, ऑब्वियस ही बात है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th to 19th सेंचुरी एसेंशियली अ फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, हमने देखा 18वीं और 19वीं सदी में फैक्ट्री सिस्टम आया, ये पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? जब 19वीं सदी लगभग 1870 से लेकर 1914 का जो टाइम था, उस टाइम पर हमें असेंबली लाइन प्रोडक्शन देखने को मिला, जिसने हमें रेवोल्यूशन लाके दिया नया प्रोडक्शन लेवल पे, और ये एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। वी आर नाउ पासिंग थ्रू द 3rd रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंगली एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम एक ऑलरेडी इस समय जो 21वीं सदी में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, माध्यम से जिस तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। ये हमारा तीसरा रेवोल्यूशन है एक तरीके से देखा जाए। The spread and quality of knowledge have been the foundation of all 3 revolutions, but even more so for the 4th revolution। हमने देखा कि जितने भी अभी तक रेवोल्यूशंस हुए हैं वहाँ पर क्वालिटी ऑफ नॉलेज बहुत डिपेंड कर रही थी। जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आपकी जो तीनों रेवोल्यूशंस की अगर आप देखो तो थ्रू आउट फाउंडेशन बढ़ गई। अगर नॉलेज थी तभी हम आगे एक्सपैंड कर पाए, आगे बढ़ पाए, रेवोल्यूशन ला पाए और अपने ज़िंदगी को और बेहतर बना पाए। तो हम अगर चौथे रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक मिसिंग प्रीमाइस क्या है? ऑब्वियस ही बात है, जो मिसिंग प्रीमाइस वो ये है कि आपने शुरुआत करी कि कोविड-19 जो पैंडेमिक आया, हम ऑलरेडी 4th रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ चुके थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह, और हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम 4th रेवोल्यूशन की तरफ स्विच करने वाले थे, और तभी आ गया कोविड-19 पैंडेमिक। क्या इस पूरे पैसेज में इसके बाद कुछ ऐसा हमें आपस में लिंक मिला है कि 4th रेवोल्यूशन और कोविड-19 पैंडेमिक के बीच का कुछ कनेक्शन यहाँ मिसिंग है? क्या यहाँ ये बोलने की कोशिश की गई है कि 4th रेवोल्यूशन इसीलिए स्टॉप हो गया या इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आया? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे इमोशनल सेंस से तो हम ये बिल्कुल डिड्यूस कर सकते हैं। ये इंड्यूस होता हुआ दिख रहा है कि आपने क्या कहने की कोशिश करी शुरुआत से। आपने कोविड-19 पैंडेमिक का नाम लिया, बिल्कुल लिया, और आपने ये भी बताया कि जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए हैं वो नॉलेज की बेसिस पे बढ़े हैं आगे तक, फर्स्ट रेवोल्यूशन हो या सेकंड हो या थर्ड हो, लेकिन आपने कुछ रिलेशन नहीं दिया कोविड-19 पैंडेमिक का। लेकिन ये तो हमें अपना एक मिसिंग प्रीमाइस यहाँ डालना होगा। चलिए देखते हैं हमसे क्या एजम्पशन पूछा गया था। चलिए हमें थोड़ा और लाइट मिलेगी ऑप्शंस जब हम देखेंगे तो। हमें सिर्फ 5 ऑप्शंस यहाँ दिए हैं और किसी एक को हमें चूज करना है, तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है कंपेरेटिवली। तो पहला देखेंगे, द एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ सोसाइटल रेवोल्यूशन।
ये तो हमें इन्फर हो रहा था थ्रू आउट कि नॉलेज के स्प्रेड होने की वजह से और इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड होने की वजह से हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज को अगर हम देखें वो हमारा बेस बढ़ता जा रहा है और हम एक किसी न किसी सोसाइटल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन एक क्लियर इन्फरेंस है। क्या ये एजम्पशन है? जी नहीं, ये एजम्पशन तो नहीं है। इसको एज्यूम करके मैं अपना पैसेज नहीं बना सकता। हाँ, जब मैं पूरा पैसेज रीड कर लेता हूँ तो ये एक मिनी कंक्लूजन मेरा सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, टू टैकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक कोविड-19 वी अर्जेंटली नीड अनदर रेनेसा। अब वही बात आई, मिसिंग प्रीमाइस। कोई कोविड-19 पैंडेमिक का रिलेशनशिप मिला था मुझे पैसेज में? हाँ, आपने रेवोल्यूशन की बात तो करी, थ्रू आउट आपने बताया कि रेवोल्यूशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। पर आपने शुरुआत करी कोविड-19 पैंडेमिक अभी आया है, तो आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या आप ये कहना चाह रहे थे कि कोविड-19 पैंडेमिक और रेवोल्यूशन का रिलेशनशिप है? क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेवोल्यूशन की वजह से, इस रेनेसा की वजह से जो जितने भी रेवोल्यूशंस होते हैं उनको रेनेसा बोला जाता है, क्या हम एक ऐसा जो हमारा फर्स्ट रेवोल्यूशन था वो रेनेसा था, तो क्या रेनेसा आएगा और उस रेनेसा की वजह से हम इस पर्टिकुलर कोविड-19 की पैंडेमिक को हम सॉल्व कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्रोबेबल आंसर होगा। थोड़ा सा लेस इंडक्टिव है क्योंकि जो हमें मिसिंग प्रीमाइस है वहाँ हमें प्रीमाइस दिया ही नहीं, ये चीज़ बताई ही नहीं आपने, कोई कनेक्शन तो दिया ही नहीं है, तो एम्बिग्यूटी बढ़ गई मेरी। फिर आप कहोगे कि यार तो छोड़ दो यार, ये तो बहुत एम्बिग्यूस आंसर होगा, लेकिन ये एक इंडक्टिव आंसर है, एक प्रोबेबल आंसर है। क्या मुझे इससे कोई बेहतर आंसर मिलता है? तो हम देखेंगे ऑप्शन सी में। मैं अभी बी पे कुछ भी नहीं टिक कर रहा, ठीक है। ऑप्शन सी, वन ऑफ द पिटफॉल्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम दैट हैज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इज नैरो स्पेशलाइजेशन। बहुत ही दूर दूर चला जाएगा ये। आप एजुकेशन सिस्टम पे चले गए और उसके बारे में बात करने लगे। क्या एजुकेशन सिस्टम को लेकर के या उसकी खामी को लेकर के इस पैसेज को बनाया जा सकता है? जी नहीं, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, देयर इज एन एररनेस अंडरस्टैंडिंग दैट द स्प्रेड ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस विल ट्रांसपोर्ट वन टू अ नॉलेज सोसाइटी। अब यहाँ पर एक मिनी कंक्लूजन फिर दे दिया कि डिजिटल एप्लीकेशंस होंगी तो हम नॉलेज सोसाइटी अच्छी बना पाएंगे, तो ये भी बहुत दूर आंसर है। क्या इसको बेस करके मैं अपना पैसेज क्रिएट कर सकता हूँ? जी नहीं। स्टेट ऑफ नॉलेज इन अ सोसाइटी इज डिफिकल्ट टू मेजर बट इज सर्टेनली हाईली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिर आपने बोल दिया कि नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है साइंस और टेक्नोलॉजी में। क्या इसका कोई लेना देना है मेरे पैसेज से अभी? जी नहीं। हाँ, आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो कि स्ट्रेंथन कर सकती है इस बात को कि नॉलेज बेस अगर हमारा बढ़ता है तो हम किसी रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सब इन्फ्रेंसेज हैं या स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी आर्ग्यूमेंट है। पर क्या इनको एज्यूम कर लूँ मैं और अपना पैसेज बना लूँ? जी नहीं। तो ए सी डी बहुत ही लेस इंडक्टिव आंसर्स हैं। और ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि हमें कोई रिलेशनशिप कोविड-19 पैंडेमिक का नहीं मिला थ्रू आउट रेवोल्यूशन से। हाँ, ये जरूर पता चला है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो एक रोड़ा है, वो एक मुसीबत है जो हमारे देश, जो हमारे पूरी दुनिया में आ चुकी है। अब उसका सोल्यूशन हम सिर्फ एक रेनेसा से ही ला सकते हैं, ये बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। इसको एज्यूम करके मैं इस पैसेज को लिख सकता हूँ, तो इसीलिए ये मेरा भले ही लेस इंडक्टिव है लेकिन आंसर हो सकता है। इसीलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एम्बिगुअस क्वेश्चन है। मिसिंग कंक्लूजन वाले क्वेश्चन सब एम्बिगुअस होते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी पे, यही तो क्रिटिकल रीजनिंग है। यहाँ सब कुछ क्रिटिकल है और आंसर भी क्रिटिकल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन क्रिटिकल हो सकता है तो आंसर भी क्रिटिकल हो सकता है। इसीलिए हम एम्बिगुअस हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना छोड़ भी देते हैं। पर हमारी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी हमें कैसे एनहांस करनी है वो आप देख रहे हो, ठीक है। इसका सोल्यूशन अगर आपको पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कॉज इफेक्ट का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन कॉज इफेक्ट के अब आपको यहाँ मिलेंगे थ्रू आउट। तो पहला देखते हैं, पहले हम देखते हैं डायरेक्शंस क्या कहते हैं। इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2। दीज स्टेटमेंट्स में आइदर बी इंडिपेंडेंट कॉजेज or may be effects of independent causes or a common cause. One of the statements may be the effect of the other. एक दूसरे के इफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉज इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक कॉज होगा एक इफेक्ट होगा, या इंडिपेंडेंट कॉजेस हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चॉइसेस करेक्टली डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 स्टेटमेंट्स। अब थ्रू आउट 3 क्वेश्चंस के लिए मैं डायरेक्शंस नहीं पढ़ूंगा, सब में यही करेंगे, फटाफट करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वॉचिंग mindless stuff dulls your cognitive brain. Our brain has 2 areas, cognitive and emotional.
ये तो हम देख ही रहे हैं, एक लॉजिकल माइंड है हमारा, कॉग्निटिव जो लर्निंग माइंड है, और एक इमोशनल है जो हम अपनी नॉलेज को पीछे कहीं अपने बैक ऑफ माइंड में डालते चले जाते हैं और उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हैं, उसको हम इमोशनल नॉलेज करते हैं। और इमोशनल नॉलेज का क्या यूज़ है, ये तो हमने अपने बेसिक लेसन जब हम कर रहे थे तो देखा था, जब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और सारे प्रेमाइसेस ट्रू होते हैं, वैलिड होता है, तो हम उसको साउंड बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल नॉलेज से मुझे पता होता है कि प्रेमाइसेस ट्रू है। और जब हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कोजेंसी। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और प्रेमाइसेस इमोशनली बिल्कुल ट्रू हैं तो वो कोजेंट होता है। चलिए ठीक है, सब छोड़ देते हैं और हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अ गुड माइंड इज वेयर बोथ वर्क वेल व्हेन यू वॉच जंक, द कॉग्निटिव ब्रेन डिसएंगेजेस एंड issueless, you soon lack the ability to think, reason or argue something logically. You can no longer see different points of view, process the multiple scenarios, evaluate pros and cons और make the right decisions. अब यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो हो रहा है, कुछ इफेक्ट है किसी चीज़ का। यहाँ पे क्लियरली बोला कि जब आप माइंडलेस स्टफ देखते हो, जैसे यहाँ पे कुछ देखने की बात हो रही है, कुछ माइंडलेस स्टफ देखने की बात हो रही है, तो वो हो सकता है टेलीविज़न के सीरियल्स हों या हो सकता है कि कोई वेब सीरीज़ हो जो आप देख रहे हो मूवीज़ में, मतलब कुछ भी ऐसा स्टफ जो माइंडलेस स्टफ है, इमोशनली आपको देखो। अगर गुड माइंड वेयर बोथ वर्क, यहाँ क्लियरली बोला गया है कि आपकी जो एबिलिटी जो थिंक करने की है, आपका जो कॉग्निटिव ब्रेन है वो डिसएंगेज हो जाता है। पहले तो जब आप इस तरीके का स्टफ देखते हो तो आपका कॉग्निटिव ब्रेन सो जाता है और आपके अंदर जो एबिलिटी है सोचने की, आर्ग्यू करने के लिए लॉजिकली, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और आप देख नहीं सकते कि जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो आप नहीं देख पा रहे हो, आपको जो सिर्फ दिखाया जा रहा है आप उसको सच मान रहे हो और उसी के आगे अपनी इमोशनल नॉलेज को बिल्डअप कर रहे हो। ठीक है, आप मल्टीपल सिनेरियोज के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, आपको जो बताया जाता है आप उसको सच मान लेते हैं और उसी को यकीन कर लेते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ क्या बोलने की कोशिश की गई है। बहुत ही क्लियर सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है इन्होंने कि माइंडलेस स्टफ देखोगे तो आपका कॉग्निटिव ब्रेन सो जाएगा, आपकी लॉजिकल एबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। Constant hours on the screen kill your motivation and energy. Success in the life comes from setting goals, staying motivated and working hard towards your goals. However, watching a screen makes us lazy. Deep down, a fear of failure sets in as you are not sure if you can put in the work anymore. अगर आप लगातार स्क्रीन पे बैठे हो, देख रहे हो, तो आपका जो मोटिवेशन है और आपकी जो एनर्जी वो ख़त्म होती जा रही है। और सक्सेस कब आता है? जब आप कुछ मोटिवेटेड तरीके से हार्ड वर्क करके करते हो। ठीक है, जब आप मेहनत करते हो किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, लेकिन जब आप वॉच करते हो बिल्कुल माइंडलेस स्टफ तो आप लेजी हो जाते हो। ठीक है, और एक फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर सेट इन हो जाए। कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, कुछ इफेक्ट आ रहा है, दिख रहा है मुझे क्लियर। स्टेटमेंट 1 में भी कुछ इफेक्ट आया। क्यों? क्योंकि मुझे दिखा कॉज, दोनों में कॉमन कॉज दिया है, स्क्रीन व्यूइंग, और उस कॉज की वजह से कुछ इफेक्ट आ गया है। पहले तो मेरा कॉग्निटिव ब्रेन सो गया और स्टेटमेंट 2 में तो मैं लेजी बन गया। ठीक है, और ना ही मेरे अंदर कोई मोटिवेशन रह गया। यही प्रूव करने की कोशिश की। तो क्या मेरे ऑप्शंस क्लियरली दिख रहे हैं मुझे? बिल्कुल, ये तो इफेक्ट्स हैं, दोनों ही इफेक्ट्स थे। क्या स्टेटमेंट 1 एक कॉज है और स्टेटमेंट 2 एक इफेक्ट है? जी नहीं। क्या स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट? जी नहीं। क्या बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज? जी नहीं। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज? जी नहीं। Both statements 1 and 2 are effects of some common cause, and that is viewing a television or a screen or a mobile screen और मोबाइल पे कुछ माइंडलेस स्टफ देख रहे हो आप यूट्यूब पे या कुछ ऐसा। टीवी पे भी अगर आप कुछ माइंडलेस सीरियल्स देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो एक कॉमन कॉज है आपकी कॉग्निटिव ब्रेन को सुलाने के लिए और आपका मोटिवेशन खत्म करने के लिए। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अ वेरी कॉमन कॉज विच वॉज वेरी क्लियरली मैंशनड इन बोथ दी स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ तो बहुत ही साफ दिख रहा था हमें, तो हम ऑप्शन ई पे टिक कर सकते हैं। क्लियर कॉज इफेक्ट दिख रहा था, इसका आप सोल्यूशन पढ़ सकते हैं। एंड मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ भी मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्शंस बिल्कुल वही रहेंगे। स्टेटमेंट्स देखते हैं, चलिए बहुत तेजी से स्टेटमेंट 1 देखेंगे और स्टेटमेंट 2 देखेंगे। कंपेरेटिवली तमिलनाडु एंड कर्नाटका विच हाउएवर हैव चीफ मिनिस्टर्स ऑन अ वीक फुटिंग एंड मध्य प्रदेश विच इज लेस सो क्विकली जम्प्ड ऑन द फ्री वैक्सीन बैंडवैगन। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। अगर आप देखो तमिलनाडु और कर्नाटका के जो सीएम्स हैं, जैसे ही देखा उन्होंने कि हमारा अभी कोई मुद्दा क्लियर नहीं हो रहा है, इवन मध्य प्रदेश में भी, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि फ्री वैक्सीन हम भी देंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लेते हैं।
India's too big to fall COVID vaccine delivery mission has taken a political turn with Union Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiling BJP's Bihar election manifesto and promising free vaccines to everyone in the state. अब बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने क्लियर बोल दिया है कि वैक्सीन आएगी तो फ्री दे देंगे बिहार के लोगों को, अगर वो हमें वोट कर दे तो, अगर हम वहाँ पर आ गए तो हम फ्री वैक्सीन दे देंगे। तो अब हमें तो पता नहीं है कि इस बारे में क्या सत्य और क्या नहीं है कि, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि निर्मला सीतारमण की ऐसा कहने से तमिलनाडु और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स जो कि ऑलरेडी बहुत ही वीक फुटिंग पर हैं और मध्य प्रदेश भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहा है, तो उन्होंने भी वैक्सीन बैंडवैगन को फ्रीली देने की बात कर दी। तो स्टेटमेंट 2 एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से मुझे स्टेटमेंट 1 एज ए इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे कि स्टेटमेंट 2 में ऐसा कुछ बोल दिया गया जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 की वजह से स्टेटमेंट 1 पर लोगों ने फोकस कर दिया। तो मैं किस पे टिक करूंगा? ऑप्शन बी पर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। इसका सोल्यूशन यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्लियर आपको दिखेगा यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा था मेरे को। और मैं बढ़ूंगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये, फटाफट स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे हम। द इंटेंसिटी ऑफ एमिशंस फ्रॉम स्टबल बर्निंग therefore is so high that even if a small fraction of these reaches Delhi, it would cause the city's air quality to deteriorate significantly. अब यहाँ पर कुछ एमिशंस की बात की गई है। एमिशन हो रहा है कुछ किस चीज़ से? स्टबल बर्निंग से। स्टबल बर्निंग को आप जब कुछ जला रहे हो आप, तो कुछ एमिशन हो रहा है जिसकी वजह से अगर वो थोड़ा सा भी उसका पार्टीशन या स्मॉल फ्रैक्शन दिल्ली में पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी जो एयर क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली डिटोरेट हो जा रही है। ऑब्वियसली ये कुछ इफेक्ट है, तो समझ में आ गया। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? फार्मर्स यूजिंग कंबाइन हार्वेस्टर कॉलिंग कंबाइन आर मोस्ट लाइकली टू बर्न द स्टबल। अब फार्मर्स की बात हो रही है, वो स्टबल को बर्न कर रहे हैं, वेयर एज दोज प्रैक्टिसिंग मैनुअल हार्वेस्टिंग डोंट। अब जो लोग ये कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टबल को बर्न कर देते हैं, आग लगा देते हैं। Farmers who are able to use or who are unable to use or sell straw are burning it. Even जो straw बच जाता है उसको भी अगर आप नहीं कुछ उसका कर पा रहे हैं, उसको बेच नहीं पा रहे हैं, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उसको भी आप जला देते हैं, जिसकी वजह से फिर फार्म फायर्स का हो रहा है। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पर कॉजेशन, कुछ कॉज दिख रही है फार्म फायर की। बर्निंग इज द ईजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, ये भी बता दिया तीसरे प्रीमाइस में कि बर्निंग एक बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है ताकि आप क्रॉप को रोटेट कर सकें। तो फार्मर्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर्स, जिसकी वजह से आग लगा देते हैं स्टबल में, और स्टेटमेंट 1 में हमें उसका इफेक्ट क्लियरली दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है और हम टिक कर सकते हैं आंसर ऑप्शन बी पर। जी हाँ, और ये रहा एक्सप्लेनेशन इसका, जिसको आप क्लियरली पढ़ सकते हैं पॉज करके। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स। आई होप आपने अच्छे से तैयारी की है, और अगर आप लेसन 1, 2 और 3 भी देख करके जाओगे एग्जाम्स के लिए, आपके SBI क्लर्क मेंस के लिए, तो भी बहुत ही इफेक्टिव रहेगा क्रिटिकल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको हैंडल आउट कर लोगे। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ 1 मिनट 2 मिनट स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली। जब आपको पता है कि क्रिटिकल रीजनिंग में इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और क्या आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इन्फ्रेंसेस, एजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शंस, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, टिल देन तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।